अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोफिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3D स्पेस, मॉलिक्यूलर मोटर्स एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती क्या हैं? बेसिकली अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव वो फोर्सेस जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी हैं? जो उनको एक दूसरे से परे करती हैं। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, ठीक है, और नॉन बॉन्डेड एटम्स के दरमियान भी होती हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स, लाइक प्रोटीन फोल्डिंग में, ड्रग डिज़ाइन में, मटेरियल साइंस में, सेंसर्स में, नैनो टेक्नोलॉजी, सेपरेशंस एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को बेसिकली हम ना नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड्स नहीं होते। बॉन्ड्स जो हैं वो एटम्स को एक साथ रखते हैं मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट ऑफ एटम्स डेट एसोसिएटेड टाइटली, जो इतने मजबूती से जुड़े होते हैं कि जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करें तो वो टूटते नहीं हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे दो नाइट्रोजन एटम्स जो हैं बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन आर्गोन एटम्स नहीं बना सकते क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब कोई केमिकल बॉन्ड टूटता है ना, तो फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। एनर्जी सिर्फ तब रिलीज़ होगी जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? ठीक है, दो स्टेप्स होते हैं इसमें। एक तो सबसे पहले ये कि जो ओरिजिनल केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन बेसिकली इसको हम सिंगल स्टेप भी लेते हैं ताकि कम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाए। अब क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ना वो अनचेंज रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। जब आइस मेल्ट होती है, वाटर बॉयल होता है, प्रोटीन्स की अनफोल्डिंग होती है, आरएनए की अनफोल्डिंग होती है, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकडाउन होती है, इसका डिसेंबल होती है, मतलब उसकी शेप चेंज जाती है। तो ये क्यों होता है? ये सिर्फ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड्स जो हैं इसमें ब्रेक नहीं हो रहे, इसलिए ये सारे जो हैं ये केमिकल रिएक्शंस नहीं हैं। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस तरह हमें बताता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में? बॉइलिंग पॉइंट वैसे होता क्या है? जब एक लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट तब हमें मिलता है। डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस किस टाइप की हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। जैसे वाटर देखें, उसकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें जो फोर्सेस है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा वाटर का। फोल्डिंग एंड असेंबली ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दो तरह की स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक होती है नेटिव स्टेट और एक होती है डीनेचर्ड स्टेट। अब जो नेटिव स्टेट होती है ना, उसमें वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहती हैं। इसी तरह आरएनएस वगैरह भी 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं, और डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकेस की फॉर्म में होता है, और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन्स बना लेते हैं। प्रोटीन्स जो हैं असेंबल हो जाती हैं डीएनए, आरएनए, मेम्ब्रेन और बाकी प्रोटीन्स के साथ। ये सारी जो इनकी नेटिव स्टेट, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए जो है वो अपने स्पेसिफिक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में रहता है। ये किसकी वजह से मेंटेन होती है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की हेल्प से। अब डीनेचर्ड स्टेट। अब क्या होता है कि जब उनको कोई हीट प्रोवाइड की जाती है, जैसे प्रोटीन्स के केस में वो डीनेचर हो जाती हैं, डीएनए डीनेचर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो उनकी इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, इनमें चेंज आती है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में चेंज आती है, और नेटिव स्टेट की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस विद एक्वस सराउंडिंग। मतलब जो सराउंडिंग की इंटरेक्शंस होती हैं ना, उससे वो चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है डीनेचर्ड फॉर्म है और ये नेटिव स्टेट है, ठीक है, या नेचर स्टेट है। और यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर डिफरेंस, और यहाँ पे देखें। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं वो स्टेबलाइज करती हैं दोनों तरह की स्टेट्स को, इस स्टेट को भी और इस वन को भी। हाई ह्यूज नंबर ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस
जो है उनको विद इन अ प्रोटीन नेटिव स्टेट उसको अपोज किया जाता है, मतलब उसके अपोजिट होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस इन डीनेचर स्टेट, मतलब दोनों में क्या है, इक्विलिब्रियम है। इस तरह क्या होता है कि जब एक तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है, दूसरी तरफ से रिपल्सिव फोर्स लग रही होती है, तो उनका जो एक्शन है ना वो इक्वल हो जाता है। स्मॉल परटर्बेशन कैन टिप द बैलेंस फ्रॉम फोल्डेड स्टेट टू अनफोल्डेड स्टेज, और पीएच वगैरह में चेंज होता है तो ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आ जाते हैं, या इनको कोई हीट वगैरह दी जाती है तो ये अल्टरनेट करते रहते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। अब ये देखें, क्या आपने कभी प्रोटीन को डीनेचर किया? यस, जब हम एग बनाते हैं, फ्राई एग बनाते हैं या किसी भी तरह, ठीक है, तो हम प्रोटीन को डीनेचर ही कर रहे होते हैं। इसी तरह कभी आपने डीएनए को मेल्ट किया? यस, अगर आपने कभी पीसीआर रिएक्शन परफॉर्म किया हो, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर मशीन्स एंड मोटर्स। मॉलिक्यूलर मोटर्स को हम मॉलिक्यूलर मशीन्स भी कहते हैं। ये नेचुरल या सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और हेल्प आउट करते हैं मूव करने में। बायोलॉजिकल मोटर की एक एग्जाम्पल जो है प्रोटीन काइनेसिन। काइनेसिन क्या करती है कि ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके ना मूव करती है अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स। यहाँ पे देखें, मोटर प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन को एक दूसरे के ऊपर, और ये क्या करती हैं कि वेसिकल्स को भी कैरी करके ना, या ऑर्गेनेलिस को, ये देखें, ये कैरी करके लेके जा रही हैं इस पे। अब क्या है कि मॉलिक्यूलर मोटर्स ये एंजाइम प्रोटीन्स डिवाइसेस होती हैं जो कि मूव करती हैं साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के अलोंग और प्रोटीन्स के अलोंग, और रन किससे करते हैं, एटीपी हाइड्रोलिसिस से। अब जो यहाँ से देखें कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल मोटेलिटी का, मतलब मूवमेंट का, कि जो इंट्रासेलुलर ऑर्गन स्पेस है ना, वहाँ पे भी क्या है, मोटेलिटी है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं ये ट्रैक्स के तौर पे, मतलब ये पाथवेज हैं जिन पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोटर्स मूव करती हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाती हैं। मॉलिक्यूलर मोटर्स बेसिकली इनके 2 पार्ट्स होते हैं, डोमेन होती है और टेल होती है। मॉलिक्यूलर मोटर्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, जो मैंने आपको पहले बताया है। इनका साइज 8 से 10 मीटर तक होता है, ठीक है, और एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। और इनकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 4 × 10⁻³ मीटर पर आवर। मॉलिक्यूलर मोटर्स की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। साइटोस्केलेटन में कौन सी हैं, काइनेसिन, डायनिन, मायोसिन, ठीक है, ये लार्ज हैं सबसे, और इस ग्रुप की और भी बहुत ज़्यादा मोटर्स हैं। अब डीएनए मोटर्स 2 तरह की हैं, हेलिकेज एंड पॉलीमरेज। रोटेटरी मोटर्स 2 तरह की हैं, बैक्टीरियल फ्लैजेलम एंड एटीपेज। क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है ना बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब मॉलिक्यूलर मोटर काइनेसिन, अब इसको हम देख लेते हैं। कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ काइनेसिन इज़ डबल हेडेड, ये देखें, ये डबल हेडेड है, ठीक है। मूव इट्स कार्गो, अपना सामान जो है वो पॉजिटिव एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ लेके जाती है। 2 हैवी चेन से बनी होती है। ईच हैवी चेन जो है उसका कॉम्प्लेक्स होता है एक लाइट चेन के साथ। सो इसकी 3 डोमेन्स हैं, 2 ग्लोबुलर हेड डोमेन्स हैं, लॉन्ग सेंट्रल क्वाइल्ड स्टॉक है, और 2 स्मॉल ग्लोबुलर टेल डोमेन्स हैं। ये है हमारी मोटर काइनेसिन। अब काइनेसिन क्या करती है कि ट्रांसपोर्ट करती है बाय वॉकिंग अलोंग अ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना, इस पे ये वॉक करके एक जगह से चीज़ को दूसरी जगह लेके जाती है। अब इसके हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हैंड ओवर हैंड मैकेनिज्म, काइनेसिन हेड्स स्टेप पास्ट ऑन वन अनदर अल्टरनेटिंग द लेड लोकेशन। अब क्या होता है कि वन हेड बाइंड टू द माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड हो जाता है और अपनी नेक को बेंड करता है, और अदर जो है वो स्विंग्स फॉरवर्ड एंड बाइंड्स, मतलब वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। उसके अलावा ये इंचवर्म टाइप मैकेनिज्म जो है, इंचवर्म टाइप, वो भी शो करते हैं, मतलब एक स्पेस से इस तरह दूसरी पे जाते हैं, फिर तीसरी पे जाते हैं, इस तरह ये मूव करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मोटर्स डायनिन, डायनिन क्या करती है, ये भी वॉक करती है अलॉन्ग द साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स टुवर्ड्स द माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे देखें, ये जो थी मूव कर रही थी पॉजिटिव एंड की तरफ काइनेसिन, और डायनिन किस तरफ मूव कर रही है, नेगेटिव एंड की तरफ। अब ये बनी होती है 2 या 3 हैवी चेन से, जिनमें से एक लार्ज होती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा लाइट चेन्स एसोसिएट होती हैं।
अब डायनिन के 2 ग्रुप्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डायनिन्स होती हैं और एक्सोनीमल डायनिन्स होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं एक्सोनीमल? सीलरी या फिर फ्लैजेलर डोमेन्स पे। अब मॉलिक्यूलर मोटर मायोसिन क्या करती है? एटीपी डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स हैं, मतलब एटीपी के हाइड्रोलिसिस होगी तो ये मूव करेंगी और इनका रोल है मसल कंट्रैक्शन में, और इसके अलावा यूकैरियोटिक मोटिलिटी प्रोसेसेस में भी ये रोल प्ले करती हैं। मोस्ट मायोसिन मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, हेड होती है, नेक होती है और टेल डोमेन है, हेड, नेक एंड टेल। हेड डोमेन क्या करती है? बाइंड करती है फिलामेंटस एक्टिन के साथ। हेड डोमेन किसके साथ बाइंड कर रही है? एक्टिन के साथ। और क्या यूज़ कर रही है? एटीपी एनर्जी टू वॉक अलोंग द फिलामेंट। और ये किस तरह वॉक करती है? पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। और सम टाइम एक्सेप्शनल केसेस में ये नेगेटिव एंड की तरफ भी जाती है। नेक डोमेन जो है वो एक लीवर आर्म के तौर पे एक्ट करती है और ट्रांसड्यूस फोर्स जनरेटेड बाय द कैटालिटिक मोटर डोमेन। टेल डोमेन क्या करती है कि ये मीडिएट करती है इंटरेक्शंस विद इन द कार्गो मॉलिक्यूल, मतलब जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, और मायोसिन सब यूनिट के दरमियान इंटरेक्शंस पैदा करती है। हेड क्या कर रही थी? हेड डोमेन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड थी, और नेक डोमेन क्या कर रही थी? लीवर के तौर पे एक्ट कर रही थी। और टेल डोमेन क्या है कि वो इंटरेक्शन प्रोड्यूस कर रही है कार्गो के दरमियान में और मायोसिन सब यूनिट्स के दरमियान। मॉलिक्यूलर मोटर मायोसिन अब नेक्स्ट देखते हैं। इसकी 18 डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। मसल कंट्रैक्शन में रोल प्ले करती हैं, साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं एंडोसिटिक वेसिकल्स को, फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा इनकी जो नेक्स्ट फैमिली है 6 और 7, वो क्या करती हैं? एंडोसिटिक वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, फाउंड होती हैं इनर एयर में। और म्यूटेशंस इस रीजन में क्या करती हैं? डेफनेस काज कर देती हैं, मतलब इस रीजन की अगर मॉलिक्यूलर मोटर्स मायोसिन में कोई म्यूटेशन आ जाएगी तो उस म्यूटेशन का क्या असर पड़ेगा कि डेफनेस हो जाएगी। उसके बाद 2 टाइप्स हैं जनरल ट्रैक्स की इन साइटोस्केलेटन सिस्टम। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उसमें आ जाती हैं सिलेंड्रिकल पॉलीमर, और ये बनी होती हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट से। मेनली ड्राइवन मोटर्स और काइनेसिन एंड डायनिन सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती हैं। एक्टिन फिलामेंट्स के साथ हेलिकल पॉलीमर है, और ड्राइवन मोटर इस मायोसिन, इसमें जो यूज़ होती है वो मायोसिन है। अब इसका पाथवे क्या है? सबसे पहले देखें पाथवे, इसमें क्या होता है कि द एक्चुअल मोशन एज शोन इन द पिक्चर फॉलोज मतलब इसमें एक केमिकल साइकिल है, ठीक है, और मसल कंट्रैक्शन की एग्जांपल है। मूवमेंट इज़ द मोटर टू बाइंड ऑन द एक्टिन ट्रैक के साथ हमारी जो मॉलिक्यूलर मोटर है वो बाइंड हो गई और स्लाइड करेगी एक्टिन फिलामेंट को कि वो कॉन्ट्रैक्ट द सार्कोमेर दस मेकिंग अ कंट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले क्या है? मोटर बाइंड हुई है, उसने क्या किया है? वो स्लाइड ओवर करेगी एक्टिन फिलामेंट पे, और इस तरह क्या होगा कि इट कैन कॉन्ट्रैक्ट द सार्कोमेर इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। फर्स्टली इन द एनिमेशन यू कैन सी द मायोसिन मोटर बाइंडिंग टू द ट्रैक। सबसे पहले क्या है कि मायोसिन मोटर जो है वो बाइंड हो जाती है ट्रैक के साथ और काज कर देती है रोटेशन ऑफ 10 नैनोमीटर ऑफ वन पार्ट ऑफ मोटर डोमेन। उसके बाद क्या होगा? एटीपी आएगा और वो क्या करेगा कि बॉन्डेड मोटर को रिलीज़ कर देगा ट्रैक से। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, उससे क्या होगा कि मूवमेंट क्रिएट होगी और साइकिल ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? टेंडेंसी होती है पार्टिकल्स की इन सस्पेंशन में टू सेटल आउट ऑफ फ्लूइड इन विच दे आर इंटरटेन्ड एंड कम टू रेस्ट अगेंस्ट अ बैरियर। मतलब वो क्या करें कि उस एक फ्लूइड सस्पेंशन जिसमें वो प्रेजेंट हैं वो सेटल हो जाएं, ठीक है, और कम टू रेस्ट अगेंस्ट अ बैरियर। दिस इज़ ड्यू टू देयर मोशन थ्रू फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैम। मतलब उन पे फोर्सेज जो काम कर रही हैं उसके रिस्पॉन्स में वो मूव कर रहे हैं। इनकी फोर्सेस ग्रेविटी की वजह से हो सकती हैं, सेंट्रीफ्यूगल हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो सकती हैं। इन जियोलॉजी सेडिमेंटेशन इज़ ऑफन यूज्ड एज अपोजिट ऑफ इरोजन। इरोजन का अपोजिट होता है, ठीक है। इरोजन क्या होता है कि जो अर्थ की अपर सरफेस लेयर होती है ना वो रिमूव हो जाती है। इन दैट सेंस इट इंक्लूड्स द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय साल्टेशन एट ट्रू बेड लोड ट्रांसपोर्ट। सेटलिंग क्या होता है? फॉलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द लिक्विड, वेयर एज सेडिमेंटेशन इज द टर्मिनेशन ऑफ सेटलिंग प्रोसेस। सेटलिंग क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड से नीचे आ रहे हैं और बेस में सेटल हो रहे हैं। जैसे ही वो सारे सेटल हो जाएंगे तो हम कहेंगे सेडिमेंटेशन हो गई।
सेडिमेंटेशन क्या है कि परटेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस साइज, रेंज करती है लार्ज रॉक से लेके ना ये पोलन पार्टिकल्स हो सकती है, मतलब इसकी डिफरेंट रेंज होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर सेडिमेंटेशन। इसकी अब बेसिक थियरी क्या है, वेन एवर अ पार्टिकल इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है फ्लूइड के थ्रू तो नंबर ऑफ फोर्सेज इस पे एक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले डेंसिटी डिफरेंस रिक्वायर होता है, ठीक है, पार्टिकल और फ्लूइड के दरमियान। डेंसिटी अगर इक्वल हो जाए तो उसके बाद जो बायोंसी की फोर्सेस होती हैं पार्टिकल पे वो काउंटर बैलेंस कर देंगे एक्सटर्नल फोर्सेस को, और पार्टिकल जो है इज़ नॉट मोर रिलेटिव टू द फ्लूइड। 3 फोर्सेस इस तरह एक्ट कर रही हैं, ग्रेविटी फोर्स है, बायोंसी की फोर्स है और ड्रैग फोर्स है। अब ग्रेविटी जो है ये नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो हैं ब्रॉड टूवर्ड्स वन अनदर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी डिफरेंट रेंजेस हो सकती हैं। बायोंसी क्या है कि फ्लोट करने की एबिलिटी है फ्लूइड पे, और ड्रैग फोर्स क्या है, ये सम टाइप की फ्रिक्शन की फोर्स है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना तो उसको रोकने के लिए जो हम फोर्स यूज़ करते हैं वो है हमारी ड्रैग फोर्स। अब सेडिमेंटेशन काम कैसे करती है, सेडिमेंट्स रिमूव कर लिए जाते हैं टर्बिड वाटर से, उसके बाद कंटेनर ऑफ वाटर जो है वो उसको 24 आवर के लिए पड़ा रहने दिया जाता है, उसमें क्लीन वाटर डालें, ठीक है, और उसको 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें, मतलब वो सेडिमेंट्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। सेपरेशन किसकी बेस पे हो सकती है, मैस की बेस पे, डेंसिटी की बेस पे और शेप की बेस पे। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली डिटरमिन करता है कि हमारे फ्लूइड का जो फ्लो टाइप है वो लैमिनर है या टर्बुलेंट है, और ये कंट्रोलिंग पैरामीटर्स है ऑल विस्कस फ्लो में, वेयर अ न्यूमेरिकल मॉडल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री कलेक्टेड रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखें वाला रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, उससे पहले हमें ये देखना है लैमिनर फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। लैमिनर फ्लो क्या होता है कि जब सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एक स्मूथ पाथ में होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि इसमें ऐसे डिफरेंट टाइप के ना रीजन्स बन जाते हैं। ये अभी हम पिक्चर ये देखें, ये टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये लैमिनर फ्लो है, मतलब कि एक ही स्मूथ पाथ को फॉलो कर रहे हैं। रेनॉल्ड नंबर जो है इसमें स्टैटिक और काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी है ये। और रेनॉल्ड नंबर इज़ अ रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस एंड द विस्कस फोर्सेस, मतलब जो इनर्शिया की फोर्सेस होती हैं और जो विस्कस फोर्सेस होती हैं उनकी रेशो है। और यूज टू प्रेडिक्ट, ये हमें बताता है कि फ्लो लैमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा। अब अगर हम देख लें लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो रीजन्स, लैमिनर फ्लो जो है अकर होते हैं लो रेनॉल्ड नंबर पे, अगर लो रेनॉल्ड नंबर होगा तो लैमिनर फ्लो होगा, और अगर ये हाई होगा तो क्या होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लैमिनर फ्लो है, ठीक है, और ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है, लेकिन अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ग्रेटर होगी तो क्या होगा, हमारे पास अनस्टेबल फ्लो आ जाएगा। अब इसकी हिस्ट्री सबसे पहले जॉर्ज स्टोक्स ने 1851 में इसको स्टडी किया था, लेकिन इसका नाम किसने रखा था, अर्नल्ड समरफेल्ड ने 1908 में, ठीक है, और रेनॉल्ड के बाद जिसने पॉपुलराइज किया था इसके यूज़ को 1883 में। इसने पेपर में डिस्क्राइब किया था 1883 में, ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। उसने एग्जामिन किया था कि बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट होता है अंडर द डिफरेंट वेलोसिटीज़। एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ पे है, ये यूज़ होता है जी लिक्विड फ्लो इन अ पाइप टू द पैसेज ऑफ एयर ओवर अ एयरक्राफ्ट विंग, मतलब वाइड रेंज ऑफ इसकी एप्लीकेशंस हैं। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द ट्रांजिशन बताता है लैमिनर से टर्बुलेंट फ्लो में। इसके अलावा इसकी स्केलिंग करता है, ठीक है, और ये प्रेडिक्ट करता है कि टर्बुलेंट फ्लो कब से आएगा, और ये पहले प्री कैलकुलेटेड जो रेनॉल्ड नंबर होता है ना उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फ्लूइड बिहेवियर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं सच एज लोकल और ग्लोबल एयर और वाटर मूवमेंट्स की। उसके बाद है मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली।